हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो चलिए आज जो हम देखने जा रहे हैं टॉप 400 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, 400 प्लस क्वेश्चन रहेगा। इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को शामिल किया गया। ठीक है, अगर पार्ट वन इसका नहीं देखे हैं, 20 क्वेश्चन आपको पार्ट वन में बता चुके हैं। पार्ट वन अगर नहीं देखे तो पार्ट वन का जरूर देखिएगा। यह आपको वीडियो पार्ट टू होने जा रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 20 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को बता दिया गया। ठीक है, तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। वीडियो अगर पार्ट वन अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 21 से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 आपके एग्जाम में आने वाले। ठीक है, अगर जितना भी पढ़े या नहीं पढ़े तो छोड़ दिए और इसको पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, अगर रोज आपको मिलेगा वीडियो, आप रोज देखिए वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि गैसों पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। ठीक है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो उत्तर होगा पौधे जो है गैसीय उत्सर्जी पदार्थों CO2 एवं O2 को रंध्र एवं बाह्यतंत्र द्वारा निष्कासित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। तो देखिएगा, ये भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इंद्रधनुष की व्याख्या करिए। ठीक है, दोनों का आंसर सेम होगा। ओके, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इंद्रधनुष की व्याख्या करिए। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर होगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयव रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की ऐसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने विभिन्न अवयव रंगों में विभक्त हो जाती है। तो प्रकाश की ऐसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, जब जीसी पड़ती है। ठीक है, जब जीसी पड़ती है और आसमान में सूर्य होता है तो सूर्य की विपरीत दिशा में 7 रंगों की रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक आंतरिक परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण तीनों से होता है। जब वर्षा की बूंदें न्यूनतम विचलन इस स्थिति में होता है तो इंद्रधनुष का जो निर्माण है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जब जीसी पड़ती है और आसमान में सूर्य होता है तो सूर्य के विपरीत दिशा में 7 रंगों की रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण तीनों से होता है। जब वर्षा की बूंदें न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है तो इंद्रधनुष का निर्माण स्पष्ट रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को उल्लेख करें। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके नियमों का उल्लेख करें। या तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियमों को लिखे। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियमों को लिखे। तो आपका उत्तर होगा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अनेक दिशा में होने वाली परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम देखिएगा, पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, पहला नियम कहते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते। ठीक है, तीनों कौन तल में होते, एक ही तल में होते। दूसरा नियम देखिएगा, दूसरा नियम कहते हैं किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया sin I एवं अपवर्तन कोण की जया sin R का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, दूसरा नियम में कहता है किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया sin I एवं अपवर्तन कोण की जया sin R का अनुपात एक नियतांक होता है। म्यू बराबर sin I बटा में sin R होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। ठीक है, आइएगा, क्वेश्चन नंबर 24 में है कि चांदी, सोना एवं प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों। ठीक है, चांदी, सोना एवं प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों। या तो क्वेश्चन आपको ऐसे रहेगा कि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों। ठीक है,
उत्तर होगा प्लेटिनम, सोना एवं चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील धातु होती है। ठीक है, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील धातु होती है, साथ ही साथ इनका संक्षारण भी नहीं होता। ठीक है, साथ ही साथ इनका संक्षारण भी नहीं होता है। इनकी चमक भी तेजी होती है और बहुत पुराने हो जाने के बाद भी इनकी चमक बनी रहती है, इसीलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ठीक है, फिर से आंसर को देखते हैं। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील धातु होती है, साथ ही इनका संक्षारण भी नहीं होता है। इनकी चमक भी तेजी से होती है। ठीक है, और बहुत पुराने हो जाने के बाद भी इनकी चमक बनी रहती है, इसीलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट बढ़िएगा 24 के बाद 25। क्वेश्चन नंबर 25 को आंसर देखते हैं। ठीक है, कहते हैं कि उदासीनीकरण क्या है, दो उदाहरण दे। ठीक है, उदासीनीकरण क्या है, दो उदाहरण दे। आंसर देखिएगा, अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल बनता है। ठीक है, उसे इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल बनता है, इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaOH, ठीक है, अम्ल हो जाएगा और क्षार हो जाएगा। NaOH और HCl को अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl और H2O बनेगा। ठीक है, NaCl क्या लवण हो जाएगा और H2O क्या जल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से CaOH2 का अगर H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो CSO4 और 2H2 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल सहित आपको याद रखना है क्योंकि 2 नंबर में आने वाला है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में कहते हैं पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। ठीक है, पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। तो आंसर होगा पित्त जो है, पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। ठीक है, पित्त जो है गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्त के निम्नलिखित दो प्रमुख कार्य होते हैं। ठीक है, पित्त के निम्नलिखित दो प्रमुख कार्य होते हैं। पहला, पित्त अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशयमी रस को एंजाइम पर उस पर क्रिया कर सके। ठीक है, पित्त अमाशय में पहला पॉइंट है, पित्त अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशयी रस उसे एंजाइम पर जो है क्रिया कर सके। दूसरा पॉइंट होते हैं कि पित्त जो है, पित्त के लवणों की सहायता से, ठीक है, पित्त जो है लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पैसिचीकरण होता है, ताकि वसा को तोड़ने वाला एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्सर्जन क्या है, इसके दो प्रमुख अंग का वर्णन करें। ठीक है, उत्सर्जन क्या है, इसके दो प्रमुख अंगों का वर्णन करें। तो आपका आंसर होगा उत्सर्जन तो जीवों के शरीर से उपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आपके शरीर में कोई भी चीज़ अगर खराब हो गया, खाना हो या तो पसीना हो, पानी हो, तो उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, देखिएगा उत्सर्जन के प्रमुख अंग निम्नलिखित है, मूत्रवाहिनी होगा, मूत्राशय होगा। ठीक है, या तो चमड़ा भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो उसे पसीना बाहर होता है। अगला क्वेश्चन है कि आयक्स क्या है, इस आयक्स के सांद्रण की विधियां का उल्लेख करें। ठीक है, आयक्स क्या है, आयक्स के सांद्रण की विधियां का उल्लेख करें। आयक्स क्या है, आयक्स के सांद्रण की विधियां का उल्लेख करें। तो आपका आंसर होगा आयक्स वैसा खनिज जिसमें धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है, उसे आयक्स कहते हैं। ठीक है, आयक्स के सांद्रण की विधियां निम्नलिखित है। पहला है हाथ से चुनकर, गुरुत्वाकर्षण विधि से, फेन उत्प्लावन विधि से, उसके बाद है सांद्रण विधि। ठीक है, आयक्स क्या है, आयक्स के सांद्रण की विधियां का उल्लेख करें, आप रट जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा आयक्स क्या है, तो वैसा खनिज जिसमें धातुएं आसानी से तथा कम खर्चा से में प्राप्त की जा सकती है, उसे आयक्स कहते हैं। आयक्स के लिए 4 विधि को बताएगा, हाथ से चुनकर, गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण विधि से, गुरुत्व पृथक्करण विधि से, फेन उत्प्लावन विधि से, सांद्रण विधि से। अगला है साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है। ठीक है, ये आपके मोस्ट भी आए। ठीक है, ये आपके एग्जाम 2024 सब में छपेगा। ठीक है, 2024-25 जितना भी एग्जाम दीजिएगा सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, आइए
क्वेश्चन नंबर 29 कहते हैं कि सामुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। सामुन और अपमार्जक में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ आपको सामुन का हेडिंग लगाना, एक तरफ अपमार्जक है, ठीक है। सामुन देखिए, यह उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है, ठीक है। यह उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है। अपमार्जक में होगा, यह लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है, ठीक है। यह लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, यह कठोर जल में कठिनाई से झाग देता है और सफाई का कार्य ठीक से नहीं करता, ठीक है। यह कठोर जल में कठिनाई से झाग देता है और सफाई का कार्य ठीक से नहीं करता है। तो इसका हो जाएगा, यह कठोर जल में भी आसानी से झाग देता है और सफाई का कार्य भी ठीक से करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यह कठोर जल में भी आसानी से झाग देता है और सफाई का कार्य ठीक से नहीं करता है। तीसरा है, यह जल में कम घुलनशील होता है, यह जल में अधिक घुलनशील होता है, ठीक है। इसमें आर्द्रता का गुण कम पाया जाता है, इसमें आर्द्रता का गुण जो है अधिक पाया जाता है, ठीक है। इसमें सफाई क्षमता कम होती है, ठीक है। इसका सफाई क्षमता कम होती है, इसमें सफाई क्षमता अधिक होती है। इसका जलीय घोल क्षारीय होता है, इसका जलीय घोल उदासीन होता है, ठीक है। इसका निर्माण वनस्पति तेलों तथा जंतुओं वसा से होता है, ठीक है। और इसका निर्माण कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से होता है। तो यह जो है, जो आपको एग्जाम में आएगा देखने के, तो 5 नंबर को आएगा, ठीक है। सामुन और अपमार्जक में आएगा तो 5 नंबर देख लो, तरीके क्वेश्चन है, तो जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो रहने देते हैं दोस्तों आज तक 29 क्वेश्चन, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन अगले वीडियो से बढ़ेंगे। तो जब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पार्ट 2 आपका समाप्त हो गया, ठीक है। तो चलिए हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर कर दिएगा।